कोरोना महामारी है, इसका मुकाबला बहुत बढ़िया ढंग से पूरे प्रदेश की टीम ने किया है। शासन हो, प्रशासन हो, सहयोग बहुत लोगों का मिला। सामाजिक संस्थाएं हों, मीडिया हो, या जो भी व्यवस्थाएं सामाजिक धार्मिक तौर पर भी जो लोग काम कर रहे थे, ये एक ऐसा संकट था जिसको हर किसी ने अपना संकट समझा और इस संकट को दूर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपना मतभेद भुला करके एकजुट होकर के सबने एक दूसरे का सहयोग भी किया। कोरोना के इस सारे विषय में हरियाणा की पोजीशन बाकी प्रदेशों की तुलना में काफ़ी ठीक रही है। चाहे वो हमारे आसपास के प्रदेश दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उन सब से हरियाणा की पोजीशन अच्छी रही है। पिछले 2-3 दिन में कुछ केसेस ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि ये सारी टेम्परेरी बात आई है कोई ना कोई, और इस सारी चीज़ों पर काबू पा लिया जाएगा और बहुत जल्दी हम इस विषय से पार पा जाएंगे। लॉकडाउन 4 जो है आज ख़त्म हो रहा है। कल से अनलॉक 1 ये कार्यक्रम शुरू होगा ताकि चीज़ों को धीरे धीरे खोला जाए और जनजीवन की सामान्य व्यवस्था लाई जाए। हमारी जो आर्थिक दृष्टि से व्यक्तियों का भी नुकसान हुआ है, परिवारों का भी नुकसान हुआ है, सरकारों का भी नुकसान हुआ है, कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहा। अब इसको पटरी पर दोबारा लाने के लिए सब प्रयत्न चल रहे हैं। केंद्र सरकार में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का ये घोषित किया था ताकि ये जो सेटबैक लगा है इसको पुनः पटरी पर लाया जाए। और कई बार कोई चुनौती होती है, उसको अवसर के रूप में हम कैसे उपयोग करें, इसके लिए बढ़िया अवसर हमको दिखता है। चुनौती आई है, विश्वव्यापी चुनौती है, तो इसका हम कैसे अवसर के रूप में उपयोग करें, इसकी तैयारी भी देश में की गई है। चाइना अलग थलग पड़ा है। व्यापार के नाते दुनिया का व्यापार चाइना से हट करके किस देश की तरफ जाए, इसके लिए हम भी प्रयत्नशील हैं। भारत की तरफ व्यापार आता है तो निश्चित रूप से हमारा भारत आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत होगा। आत्मनिर्भर भारत, इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इधर उधर की हेर से का कोई अर्थ नहीं है। हमारे सब विधायकों की बात सब सुनते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। इक्का दुक्का अगर कोई विषय आता है हमारे तक पहुंचता तो उसको ठीक भी कर लेते हैं, चाहे वो किसी अधिकारी के बारे में हो, चाहे जिले में, चाहे प्रदेश में। इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ये जनरलाइज ऐसी बात नहीं है। हरियाणा का प्रशासन शासन जितना स्मूथ चल रहा है, शायद ही किसी और प्रदेश का चल रहा हो, बहुत स्मूथ चल रहा है। मैं खेतों में घूम रहा हूँ, मैं मंडियों में जा रहा हूँ, सत्ताधीश लोग हैं जो ऐसी कमरों बैठे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे ऐसे आदमी के लिए क्या कहना, जिस आदमी का कहता तो अपने आप को मैं इतने वर्षों का विधायक हूँ, लेकिन अनुभव तो प्राप्त इसलिए नहीं हुआ कि वर्षों को अगर 7 दिन से जोड़ लिया जाए और 5 से भाग कर दिया जाए तो इतने दिन का अनुभव है इसका। यानी एक सेशन में जो आदमी 7 दिन, 5 वर्ष में 7 दिन के लिए असेंबली को अटेंड करता हो और 15 वर्ष में 21 दिन अटेंड किया होगा, वो आदमी कहे कि मुझे अनुभव हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसका अनुभव उसी को मुबारक। और इस जैसे आदमी कुछ प्रदेशों में और हो जाए तो बहुत भला हो जाएगा। एक देश का पप्पू, एक प्रदेश का पप्पू, दोनों इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, सरकार की ओर से 28 तारीख तक जितना भुगतान है सब पहुंच गया है। और आज मैंने कैथल जिले में भी पूछा है तो हमारे डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यहाँ का बहुत मामूली अंश जिसको कहना चाहिए बचा होगा। आज रविवार था, क्योंकि शनिवार रविवार को बैंक ट्रांजैक्शन बंद होती हैं, तो 28 तारीख के भुगतान को जो 3 दिन के अंदर उनको करना था, स्वाभाविक है वो 1 या 2 तारीख उस पर जाएगी। तो 1 या 2 तारीख तक जितना भुगतान मंडियों का है, जो अभी तक आवक हुई है, परचेज हुई है, उस सारे का भुगतान। देखिए, कोई बैकफुट पर आने का विषय नहीं है। हमने तो पिछले साल भी अपील की थी और 8-10 हज़ार एकड़
ऐसी भूमि थी जिसमें पिछले साल लोगों ने धान को छोड़ कर मक्का बोया था। इस बार का हमारा टारगेट ज़्यादा है रखा है हमने, लेकिन अपील की है। आखिर किसान हमारी अपील के ऊपर जब आगे आता है तो हमको उसके लिए कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आज भी इस समय जो किसानों ने अपने फार्म भर दिए हैं, लगभग 50,000 हेक्टेयर इतनी ज़मीन पर किसान जो है धान के बजाय बाकी फसलों पर आने के लिए उसने फार्म भर दिए हैं। अभी तो अगला महीना पूरा बाकी है, जून का महीना पूरा। तो इसलिए हमारा टारगेट 1 लाख हेक्टेयर का ही है, क्योंकि लगभग 30 लाख हेक्टेयर 32 लाख हेक्टेयर धान ये पूरे प्रदेश में बोया जाता है। तो उसमें से 3% धान कम करने की बात अभी की है, और वो भी उन क्षेत्रों में की है जहाँ पानी 40 मीटर से ज़्यादा चला गया है नीचे। और 40 मीटर से ज़्यादा चला गया माने जहाँ 10-12 साल पहले वो 20 मीटर की गहराई पर था, आज वो 40 मीटर से ज़्यादा गहराई पर चला गया। इस गति से अगर आगे जाता रहा तो हमारी अगली पीढ़ी पानी के लिए तरसेगी। और जब हम किसानों को ये बात बताते हैं तो किसान तुरंत तैयार होते हैं। आज 3 ब्लॉक्स के किसानों से मैंने अभी बात की है, इस्माइलाबाद, सीवण और बुला। इसी प्रकार मैं पिछले दिनों में कुरुक्षेत्र गया था, पिपली, वहाँ भी बबैण, शाबाद और पिपली 3 ब्लॉक के लोगों से वहाँ मेरी बातचीत हुई। किसान सब तैयार हैं। एक सिर्फ इतना विषय है कि जो बाढ़ग्रस्त एरिया है वहाँ किसान या वहाँ धान के बजाय क्या फसल उगाई जाए, एक इतनी हिचक ज़रूर है। इसमें विचार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता उसमें से निकाला जाए, क्योंकि लगभग 10 से 15% एरिया ऐसा है इन 8 ब्लॉक में जो बाढ़ग्रस्त एरिया है। तो बाढ़ग्रस्त एरिया का रास्ता क्या निकलेगा, उसमें कुछ छूट देनी पड़ेगी, या कोई फसल के लिए अन्य कोई फसल होगी, चारा बोना पड़ेगा, या वहाँ पर बोर करने पड़ेंगे पानी के लिए, ताकि बोर करके पानी नीचे और पहुँचाया जाए, पानी का लेवल ऊंचा हो जाए। बहुत विकल्प है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। 2 बड़े लोग पकड़े गए हैं, जो एक तो पूर्व विधायक ही है, उसमें पूर्व विधायक है, विधानसभा चुनाव लड़ा था, पूर्व विधायक, हाँ पहले विधायक था वो, तो वो यानी पकड़ा गया है। एक और बड़ा माफिया जोगेंद्र नाम है शायद, खरखोदा का, जो उपेंद्र, वो वहाँ पकड़ा गया है। तो 2 लोग पकड़े गए हैं, और उनके साथ कई पुलिस वाले भी जो घुले मिले थे उनको भी पकड़ लिया है। जो लोग आगे चेन के अंदर मिलेंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और ऐसा कोई भी अपराध जिसका नुकसान जनता को हो, सरकार को हो, किसी को भी हो, ऐसे किसी अपराधी को कभी बख्शा भी नहीं और बख्शेंगे भी नहीं। दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जो इन्वेस्टर बन करके भारत में आना चाहते हैं, और भारत में भी हरियाणा उनका एक डेस्टिनेशन है, प्रेफरेबल डेस्टिनेशन, जहां वो, क्योंकि दिल्ली के निकट होने के कारण से उनको बहुत सी सुविधाएं हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते से भी हमने, हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। वी आर फर्स्ट इन नॉर्दर्न इंडिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, और लोगों को एक फ्रेंडली डेस्टिनेशन के नाते से लगता है कि हरियाणा जो है हम जा कर के उद्योग लगाएंगे। इस संबंध में पिछले दिनों के अंदर एक USIBC, यूएस इंडियन बिजनेस कॉरपोरेशन, इस प्रकार से हम लोगों ने उनके साथ बातचीत की। बहुत लोग उसके लिए तैयार हैं, आएंगे, मिलेंगे। कल ही जापान के लोगों से मेरी बातचीत होनी है, एक वेबिनार हमने रखा हुआ है। अलग अलग देशों के लोग, क्योंकि मीटिंग्स नहीं हो सकती हैं, तो वहाँ बैठे हुए लोग, कुछ उनके जो प्रतिनिधि यहाँ हैं, कुछ सरकार के लोग, ऐसे मिल करके वेबिनार करते हैं। तो अलग अलग देशों से, कुछ दिनों के बाद कोरिया के लोगों से मेरी बातचीत होने वाली है। तो वो लोग सब इस प्रायोरिटी को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ उनको जाना है। हमको ये लगता है कि हरियाणा उनके लिए एक अच्छा स्थान है, तो हरियाणा जरूर आएंगे। जब आएंगे तो उनको पता लगेगा। इस प्रकार का क्लेमेंट हुआ होगा तो उसको मिली होगी, क्लेमेंट ही नहीं हुआ होगा तो कैसे मिलेगी? क्लेमेंट मिलेगी। अब इसका क्लेमेंट कोई आएगा तो पता लगेगा कौन क्लेम करता है। जहाँ पर्याप्त है, ऊंचाई पर है, वहाँ ट्यूबवेल को लगाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। पानी जहाँ बहुत डाउन चला गया है, डार्क जोन एरिया है, वहाँ पर कोई ट्यूबवेल लगाने के लिए कनेक्शन हम नहीं देते हैं। आज भी हमारी जो बात हुई है, सिर्फ 40 मीटर का जहाँ लेवल डाउन चला गया, वो केवल 8 ब्लॉक हैं। हालांकि हमारे 136 ब्लॉक हरियाणा में, हमने केवल 8 ब्लॉक की बात की जहाँ धान होता है। इसके अलावा 11 ब्लॉक और ऐसे हैं जहाँ धान नहीं होता है। वहाँ भी ऐसे स्थानों पर हम ट्यूबवेल का कनेक्शन या तो माइक्रो इरिगेशन की तरफ जाएंगे, तब आगे बढ़ाएंगे। खुली सिंचाई के लिए हम ट्यूबवेल के कनेक्शन वहाँ नहीं दे रहे।